निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। ईवीएस ब्रह्मास्त्र का ये 14वां वीडियो है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। इसके साथ ही एक और चीज़ क्लियर कर दें, अगर आप सीटेट पेपर 1 में ईवीएस में 30 में से 30 मार्क्स पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और जो आगामी वीडियोस ईवीएस के आएंगे ब्रह्मास्त्र से संबंधित, उन सारे वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पिछले वीडियोस में किसी कैंडिडेट ने एक प्रश्न पूछा था कि टीन खेती जो होती है वो कहाँ कहाँ होती है। वैसे तो आप जानते हैं झारखंड में होती है और ये हमने पढ़ाया भी था, लेकिन इसके अतिरिक्त मिजोरम में भी होता है और त्रिपुरा में भी कुछ जगहों पे होता है। तो इन 3 जगहों पे होता है। अगर इससे संबंधित अगर इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे पहले झारखंड आप याद रखिएगा, क्योंकि पिछली बार जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न में ही ये नाम रखा गया था। तो क्लियर हो गया ये प्रश्न। इसके साथ ही एक और मैथ का जो प्रश्न है, वैसे तो इस पे मेरा वीडियो आएगा ही, नेक्स्ट वीडियो आएगा, एक छोटा सा वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे मैथ में। उसमें हमने वैन हिले का ज्यामिति चिंतन आपको बताया था, को उसके नाम जरूर करेक्ट कर लीजिएगा, जो भी उसके प्रकार है को लाइन से उसे जरूर करेक्ट कर लीजिएगा। और ये 4-5 बार पूछा भी गया है। तो अगर टेस्ट सीरीज़ आप दे रहे होंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा हम देते हैं। और ये 1 to 5 का सारा बन गया है, सोशल साइंस का केवल एक हमने डाला है, बाकी सब कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी आपको प्रोवाइड करा दें। जैसे एग्जाम वगैरह का होगा उससे पहले तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सबका समाप्त कर दूँ। तो पांचों नाम ज्यामिति चिंतन के याद कर लीजिएगा, कैसे क्या होता है ये भी जरूर समझ लीजिएगा। समझाया तो हमने ठीक है, लेकिन लास्ट में जो एक नाम है ना इधर उधर हो गया, लास्ट वाला नाम को हमने तीसरा या चौथा स्तर बता दिया है, वो लास्ट वाले को लास्ट कहना चाहिए था। ये हो गया। और एक भाषा कौशल के बारे में क्लियर कर दूं कि भाषा कौशल फिर से पिछले वीडियोस में तो हमने बताया था, लेकिन फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भाषा कौशल पढ़ना लिखना ये सारी चीज़ होते 4 होते हैं ना, पढ़ना लिखना, इसको 2 भागों में भी बांटा गया है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो चारों होते हैं, कौन कौन से 4 होते हैं बापू? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों होते हैं ना, ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और हमेशा पूछा जाता है कि ये एक क्रम में आप लोग समझते हैं कि एक क्रम में नहीं होता, सारे एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई नोट्स बना रहा होगा तो इसे देख के भी नोट्स बना रहा है, कोई लिख भी रहा है, समझ भी रहा है और आपका सुन भी रहा है और पढ़ भी रहा है। मान लीजिए लिख रहा है तो पढ़ भी रहा है, तो ये सारे कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, एक क्रम में नहीं होता है, एक साथ सीखे जाते हैं। क्लियर हो गया? अब मैं पढ़ाऊँ, चलिए ईवीएस पढ़ाता हूँ। तो ईवीएस में राजस्थान से स्टार्ट करना था। पिछले वीडियोस में हमने ये बोला था कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से प्रश्न रहेंगे और पूछे भी जाएंगे। तो ये स्क्रीनशॉट शायद आपने लिया भी होगा और याद भी होगा आपको। ठीक है, चलिए यहाँ से हमें पढ़ाना था। राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में 650 साल पुराना तालाब है, जिसे घड़सीसर के नाम से जाना जाता है। अब याद कैसे करेंगे? जैसे ये राजस्थान है तो जाहिर सी बात है यहाँ ज आ गया, बीच में राज्य में राजस्थान में ज आता है ना, रा के बाद ज, उसी से बना हुआ है जैसलमेर। याद हो गया, राजस्थान यानी जैसलमेर। कितना साल बहु पुराना तालाब है यहाँ पे? कुछ 650 साल पुराना तालाब है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? घड़सीसर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे घड़ तो ठीक है, सीसर नाम क्यों पड़ा? तो सीसर नाम में सर आता है, सीसर में क्या आता है? सर आता है। इस सर को तालाब कहा जाता है, सर को क्या जाता है? तालाब। इसीलिए यहाँ पे सीसर नाम पड़ा, लेकिन लास्ट में सर पड़ गया। अब ये घड़सी, घड़सी जो है ये क्यों पड़ा? तो यह राजा घड़सी ने, माने यहाँ के जो राजा थे घड़सी ने, लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। यह राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? घड़सीसर। ठीक है, तो घड़सी तो नाम समझ गए राजा। अब सर क्यों पड़ा? सर मतलब तालाब। कहाँ है? तो जैसलमेर में। कितना साल पुराना तालाब है? को 650 साल। 65 0 650 65 0 650। ठीक है, याद हो गया सर। और घड़सीसर कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स है ना, जैसलमेर में स है, यहाँ पे क्या है? सीसर, 2 स है। राजस्थान में भी देखिएगा तो सब मिल जाएगा। तो एकदम एक सीक्वेंस में सारा चीज़, मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होना चाहिए। आगे पढ़ लीजिए। मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था।
गढ़सीसर में क्या होता था, अब इन्होंने तालाब क्यों बनवाया था कि तालाब आप जनरल रूप में भी देखिएगा तो पानी इकट्ठा करने के लिए, तालाब क्या होता है, पानी इकट्ठा करने के लिए होता है, लोग मछली वगैरह पालने के लिए करते थे। अब राजस्थान की बात है कि वहाँ पानी की कमी है, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, वहाँ पानी इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता होगा। तो वही चीज़ लिखा भी गया है। मीलों तक फैले इस गढ़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। यह तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब यह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे में चला जाता। इस तरह कितने तालाब थे बाबू, इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी, पर आज गढ़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पूछा जाए गढ़सीसर में टोटल कितने तालाब हैं, तो याद रखिएगा टोटल 9 तालाब है। कितने तालाब है बाबू, टोटल 9 तालाब है। एक तालाब भरा, फिर दूसरे तालाब में, दूसरा तालाब भरा, फिर तीसरे तालाब में, ऐसे करते करते टोटल 9 तालाब उन्होंने बनवाए थे। कोई रीजन होगा, 3 तरीका 9 होता है, जैसे भी याद कर लीजिएगा। को 65, एक तो 650 याद हो गया, ठीक है, साल पुराना की बात है। जैसलमेर याद हो गया, गढ़सीसर याद हो गया, सर मतलब तालाब होता है, गढ़सी राजा थे, और कहानी है राजस्थान की जैसलमेर जगह का। क्लियर हो गया, बस इतना ही याद करना बाबू। तालाब जरूर याद कर लीजिएगा, कितने तालाब है, 9 तालाब। क्लियर, बात खत्म। और यहाँ पे क्या हुआ ना, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है घर वगैरह बढ़ेंगे, तो घर वगैरह बढ़ा कर रास्ते में बन गया, सारा चीज़ उजड़ गया, मकान कॉलोनियाँ बन गई रास्ते में। अब देखिए, अब एक और नाम आता है अल बिरूनी। जिस देश से भारत आए थे, आजकल उसे किस नाम से जाना जाता है? उन्होंने उस समय के तालाबों के बारे में लिखा है। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों के लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। एक तो यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है, जो जिस देश से आए थे आजकल उसे किस नाम से जाना जाता है? पहले से अगर आप जानते होंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, आगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो हमें पता चल जाएगा कि आपने पढ़ा है। तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अभी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उन्होंने उस समय के तालाबों के बारे में लिखा है। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। जाहिर सी बात है, ऊपर बना हुआ है चबूतरा, चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। अब चबूतरों के बीच ऊपर से नीचे, अब चबूतरों के बीच का ऊपर से नीचे आने के लिए क्या होगा, सीढ़ी, तभी तो उतरा जाएगा, नहीं तो गिर जाएगा आदमी। तो नीचे की तरफ सीढ़ी लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते थे। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती थी। अब चढ़ना उतरना अलग अलग हो, जैसे आप रोड पे भी जाते हैं, चढ़ना उतरना अलग अलग हो, इसलिए क्यों होता है, क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं लगे। उसी तरह भी यहाँ पे भी परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अल बिरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष पहले भी किया था। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा है जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थे। विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे ही अन्य इतिहास के स्रोत हैं, जैसे में क्या क्या हो सकते हैं, इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र आदि, ये सारे अन्य स्रोत हो सकते हैं। याद रखिएगा, इमारतें, इमारतें क्यों, क्योंकि वो बना होता है ना, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाता है। दस्तावेज यानी कागज़ वगैरह, सिक्के, चित्र, सिक्के वगैरह भी है, तो ये स्रोत है। और एक और चीज़ इसमें था, डाक टिकट 1973 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे, तब एक डाक टिकट भी छपा हुआ था। अगर कोई जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अल बिरूनी का जन्म कब हुआ था, 1973 में। कहाँ पे, तो वर्तमान में उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में हुआ था। लिख लीजिए इसको। एक तो याद कराने के बात किया जाए तो ये ब हो गया, और यहाँ पे भी उज्बेकिस्तान में ब है। क्लियर हो गया, अल बिरूनी में। अब यहाँ पे ख्वारिज्म याद कर लीजिएगा। अब ब व में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ पे भी ब है, यहाँ पे व है, एक जैसा दिखेगा तो आपको याद हो जाएगा कि ब ये ख्वारिज्म है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें आपको दिक्कत होगा, लेकिन याद कर लीजिए कब हुआ था, 1973 में। अल बरूनी या बिरूनी
एक विद्वान थे और उन्होंने, थोड़ा मिस्टेक है लेकिन सही कर लीजिएगा, और उन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से भी पूर्व किया था। वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो निरीक्षण निरीक्षण किया उसके बारे में लिखा, यानी जो भी निरीक्षण जो उन्होंने किया उसके बारे में उन्होंने लिखा। उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा है जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी। उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और संस्कृति विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया। किसका? कुशलताओं का उल्लेख किया है। ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बार समझिए कि जब भी इनका नाम आएगा तो तालाब वगैरह के बारे में आएगा, कहाँ जन्म हुआ था और उन्होंने जो भी अपने देश से भिन्न देखा उसी के बारे में इन्होंने सारा चीज़ लिखा वगैरह है। भिन्न देखा उसके बारे में, भूतकाल और संस्कृति विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था और साथ में हमने सारा चीज़ डाल दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो आगामी क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जो जानते थे, बूंदों को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते। यह एक साझी का मतलब क्या होता है ना, सबकी, यह सबकी जरूरत थी। तालाब में से कुछ पानी जमीन सोख लेती और इस तरह आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता है। अब तालाब से क्या होता है, कुछ पानी सोख लिया जाता था, वो कहाँ जाता था, को कुओं और बावड़ियों में चला जाता था। आसपास की ज़मीन भी नम और उपजाऊ हो जाती हो जाती थी। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके ऐसे हैं जहाँ साल में बस 10-12 दिन ही बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। अब बावड़ी के बारे में जान लेते हैं। सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही है। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते हैं, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। पारंपरिक तरीके से जल ग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना बावड़ी है। अब यहाँ पे बावड़ी से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन इस बार निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन रहेंगे, अब जिस शिफ्ट में रहे। तो बावड़ी के बारे में एक महत्वपूर्ण ये हो गया, सीढ़ीदार कुआं। बावड़ी मतलब सीढ़ीदार कुआं भी इसे कहते हैं। किस कारण से कहते हैं? सीढ़ियों के कारण कहते हैं। और ये सीढ़ियाँ देखिए जमीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही है। लोग पानी खींचने के बजाय वहाँ तक पहुँच जाते हैं, फिर पानी लेते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो ये इसे कहते हैं हम लोग बावड़ी। क्लियर हो गया? इसको दूसरा नाम क्या है? सीढ़ीदार कुआं। मुसाफिरों के लिए पानी का इंतजाम किस तरीके से किया जाता है? तो प्याऊ या मशक आदि का उपयोग किया जाता है। और साल पुराने पानी के स्रोत है बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि। अब चलिए उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड पानी से जुड़े कई रिवाज हैं, त्योहारों और जश्न। मैंने उत्तराखंड में देखा जाए तो पानी से जुड़े कई रिवाज और कई त्यौहार और कोई जश्न है। वहाँ पे शादी वगैरह होता था, कोई तालाब वगैरह में जाती थी, जो जाकर सिर वगैरह झुकाती थी, जो महिला होती थी, जो दुल्हन होती, वो ये सारी चीज़ लिखे गए हैं जो ज़रूरी भी है। तो उत्तराखंड का ये रीति रिवाज है। ये पढ़ लेते हैं। राज्य में पानी से जुड़ी एक रिवाज है, जो नई दुल्हन आती है वो झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। पर आजकल शहरों में रिवाज का एक मज़ेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। तो ये चीज़ शहर में भी दिख रहा है। तो ये कहाँ का है, ये पूछा जा सकता है उत्तराखंड में। और पानी से संबंधित कौन सा रिवाज है, ये भी पूछा जा सकता है। जाके वो तालाब पे क्या झुकाती थी? सर झुकाती थी। चलिए 1986 के बारे में जानते हैं। तो 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी वाड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। और एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा, डेट ज़रूर याद रखिएगा, कब सूखा पड़ा था। ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब ये जो है लाइन वो घुसाने लगे हैं प्रश्न में, और ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो 1986 याद रखिए, जोधपुर याद रखिए, क्या हुआ था? कि सूखा पड़ा था। तो जाहिर सी बात, सूखा जब पड़ जाएगा तो पुरानी बातें याद आ जाएंगी। तो भूली बिसरी वाड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले
वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ियों को भुला दिया गया है। अब दो संघ के बारे में कहा गया है, एक तो यहीं का संघ है और दड़की माई के बारे में भी है, तो ये पढ़ लीजिए, हमने दोनों को एक साथ कर दिया है। तरुण भारत संघ नामक संस्था पानी के इंतजाम से जुड़ी है। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान है राजेंद्र सिंह है। नाम याद रखिएगा कौन है, ये पूछा गया है, राजेंद्र सिंह है और बुक में नहीं है, शायद होगा भी, लेकिन ये नाम याद रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है। और ये किससे संबंधित है? पानी के इंतजाम से जुड़ा हुआ है। आगे पढ़ते हैं, आगे है भीमा संघ। कर्नाटक के होलगुडी गांव में बच्चों की पंचायत का नाम है भीमा संघ। उन्होंने सबसे पहले टंकी को साफ किया, फिर उसकी दीवार की दरारों को भरकर उसे मजबूत बनाया। आसपास नए छायादार पेड़ लगाए और पुराने पेड़ों को पानी दिया, घास भी लगाई, फिर सब ठीक हो गया। भीमा संघ आज भी है। इस तरह से उन्होंने दूर किया था। कहाँ है भीमा संघ, ये पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कौन इससे संबंधित को बच्चों की पंचायत का नाम है, कर्नाटक के होलगुंडी गांव से संबंधित है भीमा संघ। किससे संबंधित है? को ये पानी वगैरह के बारे में है और ये भीमा संघ आज भी है। यही सारी चीज़ याद करना है, ठीक है। दरारों को भी भरकर मजबूत बनाया, पहले टंकी को साफ किया, आसपास के नए छायादार पेड़ लगाए, पुराने पेड़ को पानी दिया, घास भी लगाई, फिर ये सारी चीज़ ठीक हो गई। दड़की माई राजस्थान के अलवर, कहाँ से संबंधित है दड़की माई, ये भी याद रखें, राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। इन्होंने तरुण भारत संघ के साथ मिलकर अपने गांव में तालाब बनवाया। 4 गांव की कथा किताब से ये लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। पृथ्वी पर पानी सभी का है, साझा है। यानी एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें एक साबुत नींबू डालो, आध चम्मच उसमें नमक डालो, नींबू पानी में तैरने लगेगा। एक तरह का जादू है, देख लीजिए क्या है उसमें। आध चम्मच नमक डालने से वो नींबू जो होता है पानी में तैरने लगता है। ये पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा कभी जा सकता है। हमें तो बड़ा मज़ेदार लगा, क्योंकि ये है मृत सागर से संबंधित। मृत सागर में आप ऐसे ही तैर सकते हैं, ऐसे ही मतलब तैरना नहीं भी जानते को तैर सकते हैं। देखिए कैसे। मृत सागर, सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर। दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? मृत सागर। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम नमक। 1 लीटर में कितना ग्राम नमक? 300 ग्राम नमक। ये सारे इंपॉर्टेंट चल रहा है, पिछली बार नहीं पूछा गया था, यहाँ से प्रश्न रहेंगे बाबू। को इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम नमक। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे हम आराम से लेटे हों। क्या हो? आराम से लेटे हों। इतना याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, लेकिन पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में नहीं पूछा गया, इस बार पूछा जाएगा। दांडी यात्रा से पूछा गया था प्रश्न, लेकिन उन्होंने ऑप्शन गलत दिया था, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। कब हुआ था ये? 1930 की है ये कहानी। बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी, ऊपर से टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक की यात्रा में गांधी जी ने अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ा था। नमक बना के उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। यह घटना कब की? 1930 की है। और कहाँ से कहाँ मतलब यात्रा था? अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक। किन्होंने किया था? गांधी जी से संबंधित है। कौन रोक लगाया था? अंग्रेजों ने आम लोगों को नमक बनाने पे रोक लगाया था, ऊपर से टैक्स भी लगा दिया। नमक कैसे बनता है इसके बारे में बताया गया है। समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों की तरह बनाए गए गड्ढों में भर दिया जाता है। तेज धूप से पानी सूख जाता है और वहाँ पे उसका नमक का ढेर वहीं रह जाता है। फिर इसके बाद भी आगे अगर देखा जाए तो इसको बाद भी साफ़ वगैरह करके तब आयोडीन वगैरह युक्त करके उसके बाद नमक का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे बुक में इतना ही दिया गया है।
अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मरियम स्लाइड यानी कांच की स्लाइड को माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो यहाँ क्या दिखाई देता है कि इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुनी बड़ी दिखती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियाँ साफ दिखाई पड़ती है। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। अब जब भी पूछा जाए कि छोटी चीज़ों को देखने के लिए 1000 गुना बड़ा देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो एक तो होता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी यानी सूक्ष्म चीज़ों को दर्शन करा दे उसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। लेकिन अगर ये ना दे तो वो देता है माइक्रोस्कोप, अंग्रेजी में दे दे तो माइक्रोस्कोप। माइक्रो मीन्स होता है माइक्रो चीज़, जैसे होता है ना आजकल कैमरा चला है माइक्रो, माइक्रो वाला कैमरा है ये है। तो माइक्रो जो होता है छोटे चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप, माइक्रो को बड़ा करके दिखाया, माइक्रोस्कोप याद रखिएगा, इसी से संबंधित है। अब ये जो क्वेश्चन है इतनी बार पूछा गया है कि कहा नहीं जा सकता है। डेट वगैरह कौन सा रोग होता है बहुत बार पूछा गया, सारी चीज़ हमने डाल दी है, ये मिस मत कीजिएगा। अगर किसी को शेयर भी करना चाहते हैं तो ये वाला टाइमिंग दिखा के बोल दीजिएगा ये देख ले, इतना बार पूछा गया। अब देखिए इसका नाम अलग अलग दे दिया गया है। रक्तक्षीणता, अरक्तता, अनीमिया, रक्ताल्पा, रक्ताल्पता। तो ये सारे नाम अगर दे दें, पढ़ लीजिए तो समझ जाइएगा कि अनीमिया यानी खून की कमी के बारे, रक्तक्षीणता और रक्तता यानी रक्त की कमी के बारे में कहा जाता है, जिसे अनीमिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? बाकी नाम इतना सारा दे देगा, सारा नाम याद होना चाहिए। अनीमिया भी याद होना चाहिए। अनीमिया के कारण खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है। खून की कमी वैसे हमने इसलिए बोला क्योंकि अरक्तता हो जाता है, यानी रक्त की कमी, ऐसे नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। तो लेकिन इसमें मेन क्या होता है वो जानना जरूरी है। तो इसमें मेन जो होता है, खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है। मेन ये है। पूछ दे कभी कि ये क्या है, किस में कमी हो जाता है, तो डायरेक्ट खून में कमी मत लिख दीजिएगा, लिखना तो होगा नहीं, टिक करना होगा। याद रखिएगा उसमें हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है। खून में किसकी कमी हो जाती है? हीमोग्लोबिन या आयरन की। आयरन मतलब लोहा। आगे पढ़िए। 17 नवंबर 2017 दिल्ली नगर, प्रश्न में ऐसे ही डेट दिया गया था। 17 नवंबर 2017 है, सॉरी 2017, चलिए 17 नवंबर 2017 दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया के शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। अनीमिक बच्चों को आयरन यानी लोहे की दवाई दी जाती है। अब लोहे की दवाई मतलब क्या हो गया? लोहा का कुछ को खिला नहीं दिया जाता है, उससे संबंधित दवा दी जाती है। इस बीमारी में क्या क्या खाया जाता है ये बार बार पूछा गया है। तो इस बीमारी में डॉक्टर, दो बार में है, काट दीजिएगा। इस बीमारी में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं। नाम याद रखिए, गुड़, आंवला, हरी पत्ती। हरी पत्ती की जगह पे ना कभी कभी दे दिया जाता था, वैसे हमने आगे लिखा है, लेकिन हरी पत्ती की जगह में वो नाम भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे पालक, पालक देखिए, हरी पत्ती की जगह पे पालक भी दे देता है, वो भी याद रखिएगा। लेकिन याद रखिए बुक में जो दिया गया है वो आयरन की कमी हो गई यानी लोहे की कमी हो गई, तो इसके लिए गुण दिया जाता है। नाम याद रखिएगा, 10 बार से ऊपर पूछा गया है। तो इन रोगियों को गुण दिया जाता है, आंवला, और आपका पालक या हरी सब्जी नाम दे देगा, उसे टिक करना होता है। ये भी पूछा गया, खाने का सलाह देते हैं। नॉर्मल रेंज इसका कितना होता है कि 12 से 16 जीएम या डीएल। जीएम यानी ग्राम, डीएल मतलब डेसीलीटर। जीएम मतलब ग्राम, डीएल मतलब डेसीलीटर को 12 to 16 जीएम बट्टे डीएल, या हम ऐसे बोल दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे या जैसा लग रहा है तो आपको याद रहेगा। तो जीएम बट्टे डीएल होता है, ग्राम बट्टे डेसीलीटर।
आगे पढ़िए। अब ये भी पूछा गया है, नॉर्मल रेंज आपको याद हो गया 12 से 16 होगा। अब यहाँ पे देखिए ऐसे दे देगा कि इतना है, तो इसमें कौन सा प्रॉब्लम है ये पूछा जा सकता है। दो बच्चों की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार थी। आरती 12 वर्ष, स्त्री स्त्री है आरती, और हीमोग्लोबिन इसका कितना है 10.5 G/DL। नमन है, आयु 12 वर्ष, पुरुष है, हेमोग्लोबिन है 8 G/DL। तो उपरोक्त जो दिया गया है रिपोर्ट, इसमें निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों ही रक्तक्षीणता, अरक्तता, एनीमिया या रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। इतने सारे बीमारी से पीड़ित, इतने सारे बीमारी नहीं, एक ही बीमारी है, एनीमिया वगैरह या अरक्तता वगैरह दे देगा ऑप्शन में, उसे टिक करना होगा। चलिए, अगर इन्हें इस तरह का बीमारी होता है तो उसका क्या उपाय है? तो गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियों में आयरन पाया जाता है, ये उन्हें दें। या दूसरा, हरी पत्तियों की जगह पे इन्होंने पालक भी दे दिया था, जिसे अब टिक, पालक क्या है, हरी पत्तीदार है, इसलिए पालक भी दे देता है। तो पालक, गुड़, आंवला 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसका प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। आगे है, राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिसमें विटामिन ए पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। अगर श्यामपट्ट पे पढ़ने यानी आँख से संबंधित अगर प्रॉब्लम है तो विटामिन ए चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब सारे के बारे में कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होता है, उसके बारे में दे दिया गया, इसे एक नज़र पढ़ लीजिए। तेज़ी से हम पढ़ेंगे क्योंकि ये बुक का नहीं है, बाहर का है और ये पूछा जा सकता है। विटामिन के, इसे खाद्य पदार्थों में मौजूद वसा विलेय विटामिन के रूप में जाना जाता है। यह रक्त के थक्के जमने, रक्त में कैल्शियम के स्तर को बनाए रखने और हड्डियों के चयापचय में मदद करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। विटामिन ए, इसे रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। यह स्पष्ट कॉर्निया बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और स्पष्ट दृष्टि में मदद करता है। विटामिन ए भी रोडोस्पिन का एक घटक है जो स्वयं एक प्रोटीन है जो हमारी आंखों को कम रोशनी की स्थिति में देखने की अनुमति देता है। एक सामान्य स्वस्थ आंख के लिए विटामिन ए से भरपूर खाद्य पूरक आहार की सलाह दी जाती है। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो हमें अच्छा लगेगा और अभ्यर्थियों को भी, कैंडिडेट जो हैं उन्हें फ़ायदा हो जाएगा। विटामिन सी, यह एक पानी में विलेय विटामिन है जो खट्टे फलों और सब्जियों में पाया जा सकता है। यह एक प्रतिऑक्सीकारक है जो मुक्त कणों द्वारा क्षति के प्रभाव से कोशिकाओं की सुरक्षा में मदद करता है। कोलेजन प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक है जो हमारी आंखों को संरचना प्रदान करता है। मोतियाबिंद को कम करने में मदद करता है। EMD की प्रगति को रोकने में मदद करता है। अब आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी तो आप जानते हैं सूर्य के प्रकाश से मिलता है। कौन कौन खट्टा वगैरह जितना चीज़ खाइएगा उसमें विटामिन सी होता है। जैसे कहीं उल्टी वगैरह होता है तो आप खट्टी चीज़ खा लेते हैं तो वो रुक भी जाता है, आपने देखा होगा बस वगैरह पे जाते हैं तो। विटामिन डी, यह एक वसा में विलेय सेको स्टेरॉयड है। यह आंतों के अवशोषण को बढ़ाने और कैल्शियम और फास्फोरस को बनाए रखने में मदद करता है जो हड्डियों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। कैंसर वृद्धि कोशिकाओं को कम करने में मदद करता है, संक्रमण को नियंत्रित करता है और सूजन को भी कम करता है। तो ये विटामिन डी के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं। आपकी दोस्त कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उनको बढ़ने के लिए दूध, सब्जियां, पालक, फल सर्वोत्तम है। याद रखिएगा, कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण, कमज़ोर दांत हड्डियों के कारण बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और पूछा भी गया है, इसे याद रखिएगा। जो भी अब चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। आपकी दोस्त कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उनके लिए क्या चाहिए? तो दूध, सब्जियां और पालक, फल सर्वोत्तम है। मच्छरों वाला भी चालू हो गया, इसे भी याद रखिए। मच्छरों से क्या क्या होता है आपको? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया होता है। तीनों नाम याद रखें, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया किससे होता है? मच्छर से होता है। इससे बचने के लिए सावधानियाँ क्या क्या है? आसपास पानी जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, तालाबों में मछलियाँ छोड़ें ताकि वे मच्छर के लार्वे यानी पुराने घड़ों में बहुत
दिनों से पानी भरा था, उसमें पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े तैरते देखा गया। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकलते हैं, इन्हें लार्वे कहते हैं। को खा लेते हैं, यानी जो मच्छर के लार्वे मछली छोड़ते हैं उससे क्या होता है, मच्छर के लार्वे खा लेते हैं। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, जमे हुए पानी में मिट्टी तेल छिड़के। ये अगर पूछा गया था कि किससे जो होता है मच्छर का मतलब प्रजनन कम हो जाएगा, चाहे उसे रोक सकते हैं, तो उसमें एक जो ऑप्शन था वो गलत था। वो क्या था, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। मच्छरदानी के इस्तेमाल करने से उसे रोक नहीं सकते हैं, वो आपको काटने से रोका जा सकता है, उसके प्रजनन को नहीं रोक। बाकी सबसे क्या है, उनका वृद्धि रुक जाएगा, लेकिन मच्छरदानी का प्रयोग करने से वृद्धि नहीं रुकता है। ये कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो इसे समझ के रखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मच्छरदानी के प्रयोग से क्या होता है ना, कि मच्छर का वृद्धि कैसे रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। उससे होगा कि मच्छर आपको नहीं काट सकता है। लेकिन अगर तेल छिड़क देंगे जमे पानी में, ज़ाहिर सी बात है उसके लार्वा अगर नष्ट हो जाएगा। मछली छोड़ देंगे तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मच्छरदानी से नहीं रुकेगा। चलिए आगे फिर से लिखा गया मच्छर के बारे में। इसके काटने से बीमारी कौन कौन सा होता है, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया। जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती है। देख लीजिए यहाँ लिखा भी है हमने, जैसे कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो मच्छरों के लार्वा को खा लेते हैं। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया तो उसमें तेल का छिड़काव करें, लेकिन याद रखें मच्छरदानी का प्रयोग मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। क्लियर, बस बहुत बढ़िया। एक एक चीज हमने आपके लिए लिखा है। मलेरिया, मादा एनोफिलेज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग की पहचान क्या क्या है, तो ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आना होता है। किसके काटने से होता है, ये पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जाएगा, याद रखिए। मादा एनोफिलेज मच्छर के काटने से होता है, मादा है ये। कैसे पता चलेगा, कि ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार। इसकी दवाई बहुत पुराने समय से किससे बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो लाइन है यहाँ के, ये बार बार पूछे गए हैं, पिछली बार ऑनलाइन में नहीं पूछा गया इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। और किसके छाल की बनाई जाती है, सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है, क्योंकि जो चीज़ें नहीं पूछा गई वहाँ से पूछा जाएगा। मलेरिया परजीवी, सिकंदराबाद में रंग भूरा और पंख छिटेदार, पेट में कुछ काला काला सा। ये खोज किसने किया था, को रोनाल्ड रॉस ने किया था। दिसंबर 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला, 1902 में। क्या मिला, नोबेल पुरस्कार किसको मिला, को रोनाल्ड रोस को। रोनाल्ड रोस ने सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और ये सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, और आगे चलकर उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मक्खियों से क्या होता है, कि पेट की बीमारी होती है। पहाड़ों पर चढ़ने के वक्त नाश्ते में विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध दिया जाता है, ताकि ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति मिले। नदी पार करने के लिए एक किनारे से दूसरे किनारे तक मजबूत रस्सा बांधा जाता है। इसे दोनों किनारे पर बड़े बड़े पीट ऑन खूंटों से मजबूत से बांधा जाता है। कमर में रस्सी बांध कर उसमें स्लिंग, एक तरह का हुक डालकर स्लिंग को नदी पर बंधे मोटे रस्से में डाला जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहाड़ों में चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए मोटी रस्सी, लंगर, हुक, कील लगे जूते, दस्ताने, पानी के बोतल, खाने के पैकेट, ऑक्सीजन आदि चाहिए। रस्सी और हुक का इस्तेमाल किसी और चीज़ में होते देखा है, कहाँ, रस्सी और हुक कुएं से पानी खींचने में देखा गया है। पहाड़ी नदी पार करने के लिए हम और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहाड़ी नदी पार करते समय हम मोटी रस्सी और हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहाड़ों पर ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहाड़ों पर हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चढ़ते हैं, वहाँ की सतह भी ऊंची ऊंची होती है, जिससे हमें पहाड़ों पर चढ़ने में काफ़ी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। रॉक क्लाइंबिंग यानी चट्टानों पर चढ़ना। समय याद रखिए, 10 फरवरी सन 1984। डिग्री कितना है, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कमर सीधी, आगे नहीं झुकना। पीठ पर लदे बैग में खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर यानी विंड चीटर, चीटर आजकल पहनते हैं ना, वही जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और खाने पीने का सामान। पर्वतारोहण जिसे किस नाम से जाना जाता है, माउंटेनियरिंग
के ग्रुप लीडर निभाते हैं। कौन कौन से काम? सामान उठाने में, प्रतिभागियों की सहायता करना, प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना, जो स्वस्थ हैं उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। हमने ये नाम इसलिए डाला है, 1 2 और ये 3 नाम है, तीनों नाम याद रखिएगा। पर्वतारोहण में वापिस उतरना को क्या कहते हैं? रैपलिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वापिस उतरने को रैपलिंग के नाम से। और पर्वतारोहण यानी माउंटेनियरिंग। चलिए, एक नाम और आया है, प्रश्न में पूछा गया है, NIM के नाम से जाना जाता है। नेहरू NIM क्या है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, यानी हिंदी में देखा जाएगा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। NIM क्या है? तो ये है। कहाँ स्थित है ये? उत्तरकाशी में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी को गीत क्या था? बेड़ू पाको बारह मासा, काफल पाको चहता मेरी छैला। क्या है इसका अर्थ? हमें नहीं पता, लेकिन याद रखिए इसको। आगे है जो इम्पोर्टेंट है और ये किससे संबंधित है ये भी याद रखिएगा। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वो है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल कहाँ चढ़ी थी? कि एवरेस्ट। कहाँ चढ़ी थी? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल थी। पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। याद रहेगा बाबू। अब देखिए, पहली भारतीय महिला है तो पहली पाल, पहली कौन है? पाल है। बछेंद्री है, वो किससे संबंधित है? एवरेस्ट से। एवरेस्ट से संबंधित क्या है? कि बछेंद्री पाल है। ये याद रखिएगा। एवरेस्ट देखिए, वह यहाँ वह है, यहाँ वह है, याद रखिए, वह में कॉम्बिनेशन होता है। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। डेट भी याद रखिएगा, 23 मई 1984। ये डेट पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है। तो 23 मई 1984 को समय भी याद रखिए, 1:07 पर। ये भी याद रखिए, 8900 मीटर ऊंची ऊंचाई। अभी कितना है? तो यहाँ ये M में लिखा गया, इसे भी याद कर लीजिए। 8848 M है। इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। अभी इसकी ऊंचाई क्या है? बढ़ भी रही है। ये भी हमने शॉर्टकट में लिख दिया आपको। ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाली नाम इसका क्या है? तो नेपाली नाम सागर मथा पर कदम रखा। उन्होंने वहाँ माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की पांचवी, संसार की कितनी? पांचवी। भारत की पहली और संसार की कितनी? पांचवी ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। पहला भारतीय ध्वज, ये भी याद रखिए, पहला भारतीय ध्वज 29 मई 1953 को तेंजिंग नॉर्वे द्वारा फहराया गया था। वैसे तो ये पूछा नहीं गया था, लेकिन ये डेट याद रखिए, पहला भारतीय ध्वज। वैसे ये डेट पूछा गया था, ये डेट याद रखिएगा, 23 मई 1984। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है गोलकोंडा के बारे में। गोलकोंडा के किले की बाहरी दीवार में कितने बुर्ज हैं? तो गोलकोंडा की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। सन 1518 में, अब सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही, अब 87 है यानी 100 है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कुतुब शाही है। वो कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। औरंगजेब तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस भी नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही। समझिए, 8 महीने तक बाहर बैठी रही। कहाँ से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पे हम वीडियो एंड भी करेंगे। कांसे और आपका आता है पीतल, ये हमेशा पूछा जाता है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए, कांसे को एक और नाम से जाना जाता है, वो है ब्राज। देखिए, कांसे को किस नाम से जाना जाता है? ब्राज, ब्रांच कहते हैं इसको। और इसको कहते हैं पीतल को ब्रास। पीतल को क्या कहते हैं? ब्रास। और दोनों में ना कॉपर होता है, दोनों में क्या होता है? कॉपर होता है। लेकिन एक जिंक होता है, जैसे ब्रास आ गया ना, 100 आ गया, अंग्रेजी में देखिएगा तो 100 आएगा और यहाँ पे लॉ आएगा, तो लॉ 100 के कारण ये Zn है, जिंक है।
कभी भी ये मत समझिएगा कि ब्राज है तो जिंक आएगा। तो ब्राज रहेगा ना, ब्रांज इसको कहते हैं, ब्राज हम ऐसे पढ़ रहे हैं। तो ब्रांज जो होता है ना, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये समझ जाइएगा टीन है। टीन मतलब एसएन, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉपर प्लस एसएन हो जाएगा आपका कांसा। कॉपर मिस कांसा समझ जाइए, कॉपर तो हो गया, लेकिन इसके साथ क्या लगता है, एसएन लगता है, यानी टीन लगता है। और इसमें क्या लगेगा पीतल में, को पीतल में लगता है कॉपर प्लस जेड जिंक, जिसको ब्रास के नाम से जानते हैं। ये कन्फ्यूजन वाला है और इसे याद रखिएगा, वैसे हम पढ़ भी देते हैं। गोलकोंडा के किले में जो तोप थी वह कांसे की बनी थी। कांसे की चीज़ें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। मगर गहरी खानों में से तांबा और टीन निकालकर पिघलाकर कांसा बनाया जाता है। तांबा और टीन निकाल देते हैं। टीन तांबा का क्या हो गया, तांबा मतलब आपका कॉपर Cu, और इसके साथ तांबा कॉपर एक ही चीज़ है, जिसको अंग्रेजी में संकेत इसका Cu है, ठीक है, कॉपर जो कहते हैं। को तांबा और टीन, टीन मतलब हो गया आपका एसएन, इसका संकेत क्या है, एसएन, निकालकर पिघलाकर कांसा बनाया जाता है। हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे यानी ब्रांच की बनी हुई बहुत सी वस्तुएं यानी बर्तन, मूर्ति आदि का उपयोग करते रहे हैं। आज भी हमारे अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। कांसा यानी कॉपर, कुष्ठ में तांबा और टीन की मिश्र धातु है। चलिए पीतल के बारे में जान लेते हैं। पीतल किससे किससे मिलकर बना है, किसका मिश्र धातु है। ये क्या है, का मिश्र धातु, दोनों मिश्र धातु याद रखें। वो कॉपर को अंग्रेजी में ब्रास के नाम से जानते हैं। कॉपर और जस्ते यानी इसको जस्ता भी कहते हैं, जिंक भी कहते हैं। जेड मीन्स जिंक या जस्ता, याद रखें। को ये हो गया Cu प्लस Zn की मिश्र धातु है। अब यहाँ से पढ़ना है फतेह दरवाजे पर खड़े होके कुचिपुड़ी मतलब नृत्य वगैरह, ये सब अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। चाहे इसे समाप्त कर लेते हैं, सुनीता विलियम्स से अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है। इसे समाप्त कर लेते हैं। फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोले तो राजा के महल में सुनाई देता है। सुल्तान अबुल हसन को गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। किसको, अबुल हसन को। गतिविधि के जरिए बच्चों को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करें कि उस समय के रहन सहन, व्यवसाय, खान पान आदि कैसे रहे होंगे। जैसे अभिनय करके, चित्र बनाकर, कहानी बनाकर और या किसी अन्य तरीके से ये करना है आपको। इसके बाद है हैदराबाद के म्यूजियम यानी संग्रहालय में गोलकोंडा किले के आसपास खुदाई के दौरान मिली चीज़ें थी, बर्तन, औजार, जेवर, हथियार वगैरह। ये नाम याद रखिएगा, कौन क्या क्या मिले थे खुदाई पे, कहाँ पे, और हैदराबाद के म्यूजियम संग्रहालय में गोलकोंडा किले के आसपास। तो ये चीज़ बर्तन, औजार, जेवर, हथियार वगैरह मिले थे। अगले दिन पढ़ेंगे हम सुनीता विलियम्स के साथ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर कर दीजिएगा। तो लगभग हमने 70 पेज से ऊपर पढ़ लिया है, अब ज़्यादा नहीं है, जल्दी इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब के सीटेड चैनल पे। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।